आज हम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर बात करेंगे। इससे पहले हमने एक और बातचीत की थी राष्ट्रवाद पर, और उसमें हमने पूरा जो कंसेप्ट है राष्ट्रवाद का कैसे यूरोप में आया और कैसे वह भारत में पनपा और कौन लोग उसके बारे में क्या मानते हैं, इन सब चीजों को हमने बहुत डिटेल में देखा। और ये करते करते वही जो टाइम हो गया था और हम ये बात नहीं कर पाए थे कि भारत में जो राष्ट्रवाद पहले व्याख्या की थी उसके उदय के क्या क्या कारण थे। आधुनिक राष्ट्रवाद आधुनिक संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें उन तमाम चीजों पर प्रकाश डालना है, देखना है जिन्होंने हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद को जन्म दिया और उस राष्ट्रवाद की भावना के कारण हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने लंबे समय तक साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। तो जब हम प्रमुख कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारे यहाँ ये राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे, और ये जागरूकता के लिए कोई एक कारण, एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं था, कई सारे कारण जिम्मेदार थे। लेकिन क्योंकि हम जिनके साथ रह रहे थे, जिनके साथ हमारा कांटेक्ट था, जिनके अधीन हम लोग थे, तो बुद्धिमान थे ही, जागरूक थे, बहुत आगे बढ़े हुए लोग थे, उनका क्या मानना था। तो अगर हम ब्रिटिश विद्वानों की दृष्टि से हम देखें तो जॉन स्ट्रेची एक विद्वान हुए हैं और उन्होंने भारत के बारे में जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत न कभी एक था और न है, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं है। इसके बाद कूपलैंड एक हुए हैं, बड़े विचारक और प्रशासक भी रहे हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद तो है। स्ट्रेची ने तो कहा कि राष्ट्रवाद ही नहीं है, कूपलैंड ने कहा कि राष्ट्रवाद तो है लेकिन वो ब्रिटिश राज की संतति है, यानी कि भारत में जो कुछ राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, वो अगर है तो उसके पीछे जो कारण है उसको जन्म देने वाला जो है वो ब्रिटिश राज है। तो जब इस तरह की बातें आई तो हिंदुस्तानी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, भारत का राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज की संतति है जिसे शुरू से ही अंग्रेजों ने दूध नहीं पिलाया। तो एक सौतेली संतान है, उन्होंने राष्ट्रवाद को पनपाया कि हाँ, उन्होंने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन उनकी नीतियों की वजह से, उनके प्रशासन की वजह से, उनके होने की वजह से, उनके विचारधारा की वजह से किस तरह से हिंदुस्तान में प्रत्यक्ष रूप से ऐसी चीजें आई, ऐसी स्थितियां बनी जिन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो ये कुछ बातें हैं जो अंग्रेजों और भारतीयों के आपसी संबंधों को लेकर तब हुई जब भारत में राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था। अब हम उन प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनमें बहुत सारे कारण हम समय समय पर दूसरे टॉपिक को पढ़ते हुए भी देखते आए हैं। तो सबसे पहला कारण जो हम मानते हैं वह मानते हैं ब्रिटिश राज और राजनीतिक प्रशासनिक एकता। हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश राज आया 1757 में प्लासी के युद्ध के समाप्ति के साथ बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, और इसके साथ ही ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद जो स्थिति बनी, उस स्थिति में ये था कि अंग्रेजों ने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा है ज्यादातर लोगों ने। ये जो टॉपिक है हमारा, ये एमए प्रीवियस में भी है और बीए थर्ड ईयर में भी है, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं, आगे कंपटीशन दे रहे हैं, उनके हिसाब से उनके कोर्स में तो है ही है, चाहे जो आप परीक्षा दें। तो जब हम ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान में की जो राजनीतिक स्थिति थी, मुगलों का जब पतन हुआ और मुगलों के पतन से लेकर औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, और उसके बाद से जो राजनीतिक स्थितियां हिंदुस्तान में बनी, उनकी वजह से छोटे छोटे क्षत्रप, सूबेदार और राज्य पनपे, उन सब की आपको जानकारी है। तो वो जो छोटे छोटे राज्य थे और उनसे जो राजनीतिक एकता खंडित हो गई थी,
और ऐसे में मराठों का उत्तर भारत में बड़े लंबे चौड़े अभियान हुए। और आप जानते हैं कि से मराठों के अभियानों से दुखी होकर किस तरह से राजपूताना में खास तौर से हम देखते हैं कि परेशान थे राजा, यहाँ के जनता भी परेशान थी, पिंडारियों के आक्रमण हो रहे थे और वो तमाम चीजें, पानीपत का युद्ध आपने पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह की खंडन, राजनीतिक अराजकता की जो स्थिति थी, अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर उस राजनीतिक अराजकता को कहीं ना कहीं उन्होंने दबाया और पूरे देश में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, देश में ब्रिटिश शासन स्थापित किया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में एक सत्ता का शासन स्थापित हुआ और ये एक सत्ता का शासन स्थापित हुआ, इसकी वजह से एकता का सूत्र हमारे पकड़ में आया। फिर न्याय व्यवस्था ने स्थापित किया। रिपन से, वॉरेन हेस्टिंग्स से पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक परिवर्तन अंग्रेज लाए, न्यायिक व्यवस्था उनकी स्थापित हुई, उनके अपने कलेक्टर्स आए, किस तरह से गवर्नर जनरल्स ने धीरे धीरे कई सारे एक्ट्स लाके और ये स्थापित किया कि पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा शासन। तो जब एक जैसा शासन आया तो लोगों की समस्याएं भी एक जैसी आई। तो एक जैसी समस्याओं को लेकर हिंदुस्तान के लोगों में जो भावनाएं आई, जिस तरह की सोच विकसित हुई और जिस तरह से वे बंधे उन सब परिस्थितियों ने, और वो परिस्थितियों के मूल में था ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना से जो चीजें आई, उन्होंने हिंदुस्तान में एकता के सूत्रों को जन्म दिया और आगे भी बढ़ाया। तो प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था और उन व्यवस्थाओं से पैदा होने वाली हिंदुस्तानियों की समस्याएं सब एक वजह से धीरे धीरे हिंदुस्तान में एकता की भावना, जिसे हम एक शब्द में राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके विकास में शुरू से जो पहला कारण हम मानते हैं शासन की स्थापना है। फिर अगले कारण पर अगर हम चलें तो संचार के साधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में रेलवे की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और रेलवे की स्थापना का जो उनका मकसद था, तमाम व्यवस्थाएं हम देखेंगे और तमाम तरह की व्यवस्थाओं में, प्रशासन की नीति में उनके जो इंटेंशंस होते थे, उनकी जो नीयत होती थी, वो नीयत होती थी अपना हित साधने की, साम्राज्यवादी हित साधने की। लेकिन वो जब साम्राज्यवादी हित साध रहे होते थे तब उसका एक साइड इफेक्ट, जैसे हम गोली खाते हैं और उसका साइड होता है, वैसे ही ये जो गोली खा रहे थे अपने स्वार्थों की, उसका साइड इफेक्ट उनके लिए नुकसानदायक और हमारे लिए फायदेमंद हो रहा था। तो पहले उन रेल लेके आए, 1853 में रेल का प्रस्ताव आया। 1800, अब मैं सन बता दूंगी तो आपके लिए सवाल नहीं बचेंगे। तो फिर स्टार्ट हुई। तो रेल का मकसद था कि हिंदुस्तान के सब जगहों से वो कच्चा माल ले लें और तैयार माल को खपा दें। फिर उन्होंने सड़कें भी विकसित की। फिर धीरे धीरे डाक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय डाक व्यवस्था, आपने फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ी है। तो वो डाक व्यवस्था, वो कबूतर जा वाली स्थिति खत्म हुई और नवीन डाक व्यवस्था, फिर तार आया। तो ये तमाम जो संचार के साधन थे, जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने पूरे देश में अपना शासन मजबूत करने के लिए की थी, वे तमाम व्यवस्थाएं सीधे तौर पर, तात्कालिक तौर पर तो अंग्रेजों को फायदा दे रही थी, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर छुपके धीरे धीरे जो दे रहा था, वो कारण ये था कि उससे भारतीय भी एकता के सूत्र में बंध रहे थे। आप जानते हैं जाति व्यवस्था इतनी तगड़ी थी हिंदुस्तान में, किसी को छूना पाप समझा जाता था। छूना तो छोड़िए, उसकी अगर छाया भी पड़ गई कुछ जातियों की तो आदमी का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। लेकिन अब रेल चली तो सब लोग एक साथ रेल में बैठे। अब जब आपको बैठना ही है, सीट जो अलॉट हुई है उसमें आप ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी, और अगर पूछ भी लिया तो आपको बैठना तो उसी सीट पे पड़ेगा। तो ये जो कुछ चीजें थी जो धीरे धीरे हमारे यहाँ उनके भले के लिए, ये बात हमको याद रखनी है कि अंग्रेजों के भले के लिए चीजें आ रही हैं, उनके आर्थिक फायदे के लिए आ रही हैं, उनके साम्राज्यवाद के लिए आ रही हैं, लेकिन ये चीजें
हमको फायदा दे रही हैं और हम एकता के सूत्र में बंध रहे हैं। जो हम पढ़े हैं सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासन से, उन सब बिखरावों को कहीं ना कहीं अवचेतन में धीरे धीरे हिंदुस्तान की जनता एकता के सूत्र में बंध रही है। फिर अगर दूसरा एक और अगला जो कारण है, जो बड़ा मजबूत कारण है, और इसमें कई सारे जुड़े हैं, जो पुराने बच्चे हैं दिख रहे हैं मेरे को, योगेश दिख रहे हैं, रघुवीर दिख रहे हैं, जो पढ़ चुके हो, और नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, मोहन हैं, हैं, तो आप सब, हेमलता जुड़ी हुई हैं, भावना है, प्रीति, तो आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को भी क्यों लागू किया गया, ताकि अंग्रेजी शिक्षा लागू करके, और ब्रिटिश संसद में बड़ी बहस चली थी इस बात को लेकर, हिंदुस्तान में हम आ गए हैं, हम जो शिक्षा पद्धति अपनाए वो पूरी तरह वर्नाक्युलर भाषा पर हो, या वहाँ की इस पद्धति पर, ओरिएंटल पद्धति पे हो, भारतीय पद्धति पे हो, या अंग्रेजी पद्धति पे। तो अंग्रेजों ने आपस में बहस करके, लंबी चौड़ी बहस के बाद, लंबे समय के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदुस्तान पर हमको अपना साम्राज्य लंबे समय तक रखने के लिए हमको अंग्रेजी में शिक्षा देना चाहिए। और एक बहुत फेमस कोटेशन है जिस पर सवाल भी आता है, किसका है ये आप लोग बताएंगे, कि हमारा जो मकसद है अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने का वो ये है कि हम भारतीय पैदा करें जो शरीर से, और उससे बड़ी बात रंग से, शरीर से रंग से तो भारतीय हों, लेकिन जो मानसिक रूप से, दिमागी तौर पर अंग्रेज हों, ताकि वो हमारी सर्विस कर सके। अंग्रेजों को यहाँ चाहिए थे निचले स्तर पर प्रशासनिक काम में मदद करने वाले लोग, तो इस पर्पस अंग्रेजी शिक्षा की गई। तो हिंदुस्तान को पहली बार एक ऐसी भाषा मिली जो सारे देश के लोगों को जोड़ती थी। इस एक भाषा से अब हिंदुस्तान के तमाम लोग, उत्तर के दक्षिण से, पूरब के पश्चिम से, किसी भाषा के जरिए से बात कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों के जो सारे प्रशासनिक ऑर्डर्स होते थे वो अंग्रेजी भाषा में होते थे। फिर दूसरा फायदा क्या हुआ कि धीरे धीरे इस अंग्रेजी को सीखने वाला एक मिडिल क्लास बना, जिसमें से हम पढ़ते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंजीनियर मतलब मैकेनिक बने, वकील बने, अध्यापक, प्राध्यापक बने। तो ये जो एक धीरे धीरे एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो इसी शिक्षा की बदौलत, इसी को पढ़कर वो उन लोगों के संपर्क में आया, उस विचार के संपर्क में आया, उस संपर्क में आया जो संस्कृति हमारे यहाँ शासन कर रही थी। तो जो बड़े बड़े अंग्रेजी विद्वान थे, आपने नाम सुना है, आपने क्रांतियां पढ़ी हैं, वोल्टियर है, रूसो है, मिल है, स्पेंसर है, ये जो बड़े बड़े विद्वान जिनकी फिलोसॉफी पर पश्चिम की दुनिया चल रही थी, उनके विचारों से हमारे लोग अवगत हुए, और उन्होंने देखा कि दुनिया में लोग कैसे जीते हैं और हम कैसे जी। तो वो जो कंपैरिजन की बात, वो अंग्रेजी शिक्षा जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लंबी हिंदुस्तान को अधीन रखने के लिए अपनाई थी, वही कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित हुई। फिर जो और जो बड़ी बात है वो है, जो अगला कारण हम देखते हैं वो है समाचार पत्रों, साहित्य की भूमिका। ये भी बहुत कॉमन कारण है, लेकिन इसमें से अमूमन सारे सवाल इस जाते हैं, क्योंकि एक तो समाचार पत्र बहुत सारे चालू हुए, बहुत सारे चले, और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इन समाचार पत्रों के साथ साथ साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। तो समाचार पत्र हमने सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण पढ़ते वक्त भी पढ़े थे, और समाचार पत्र बहुत प्रमुख हैं, जैसे अमृत बाजार पत्रिका है, आपने नाम सुना है, राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना है, संवाद कौमुदी है, द हिंदू है, पेट्रियट है, बहुत सारे अखबार धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदुस्तान में छपने शुरू हुए। और हमने देखा कि राजा राम मोहन राय ने तो फारसी में अखबार निकाला था। तो ये सब चीजें बदल रही थी। समाचार पत्र हमने तब भी देखा था कि किस तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो समाज सुधारक थे, वो अपनी बात
लोगों तक। तो इससे ये हुआ कि धीरे धीरे जागृति फैलने लगी। इसी तरह से साहित्य लिखा जाने लगा। साहित्य में मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 2-3 चीजों तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगी कि बहुत कॉमन है हिंदी पट्टी में और उत्तर भारत में। आ, वो हैं जो अपने भारतेंदु, वो कहते हैं आवहु रोवहु सब मिल भारत भारत, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो ये जो भावना के हाहाकार मच रहा है, हिंदुस्तान की दशा देखी नहीं जा रही है। और अंधेर नगरी चौपट राजा में भी कई तरीके से नाटक लिख के, उपन्यास लिख के, निबंध भी उस तरह से नहीं लिखे जा रहे थे सीधे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी विधाओं के माध्यम से हिंदुस्तान की जो लोक भाषाएं थी उनमें अंग्रेजों के खिलाफ और उनकी जो विद्यमान स्थिति है उसके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। नील दर्पण का आपने नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र नाम सुनते, बंगला भाषा में उन्होंने लिखा। तो ये सब चीजें थी जो अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे लोगों को हमारी चेतना में धीरे धीरे ये गढ़ रही थी, बता रही थी हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है उससे उनको चेतने की, जागने की जरूरत है। समाचार पत्रों और साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर अगला जो कारण है वो है, हम देखते हैं जो अंग्रेज कुछ जो जिसको हम कहते हैं पूर्वात्यवादी, ओरिएंटलिस्ट, तो इनकी बड़ी भूमिका थी। तो उनको हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में इस तरह से ले सकते हैं कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान है उनकी भूमिका। ऐतिहासिक अनुसंधान किस तरह से कि आपने नाम सुना है विलियम जोन्स का, अपने एशियाटिक सोसाइटी का नाम, ये सब वो चीजें हैं जिन पर सवाल बनते ही बनते हैं, इधर उधर घुमा फिरा कर किधर से भी। तो एशियाटिक सोसाइटी ने हिंदुस्तान में काम शुरू किया कि यहाँ का जो लिटरेचर है उसको उसने हाईलाइट करना शुरू किया। मैक्स म्यूलर का आपने नाम सुना होगा, जर्मन विद्वान थे, उन्होंने हिंदुस्तान का जितना वेद था, जितनी स्मृतियां थी, उन सबका उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो ट्रांसलेट किया तब हमको पता लगा कि नहीं, हमारा इतना रिच हमारा इतिहास है, उसमें इतना सारा भरा हुआ है। एक आपने सुना होगा कनिंघम का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुस्तान के इतिहास का वैज्ञानिक तरीके से तथ्य खोजकर, खोजें करके, अनुसंधान करके, खुदाई करके जो निकाला गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आज भी उसका नहीं है। 70-75 साल बाद भी हम उससे बेहतर इतिहास नहीं बना पाए। जब भी हम इतिहास में जाएंगे पहले हम आर्कियोलॉजिकल, ग्रियर्सन का नाम आपने सुना होगा, ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया और हिंदुस्तान में कहाँ कितनी भाषा कौन लोग बोलते हैं, उस भाषा का व्याकरण क्या है, ये उन्होंने दिया। हम अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, हम मालवी का व्याकरण नहीं जान पाते, हम पढ़ लिख रहे हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हाड़ौती का कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ। तो हम अपनी भाषा का नहीं जान पाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने एक दूर सात समंदर पार से आकर हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे इतिहास का, हमारे जो पुरातात्विक स्रोत थे उनको निकाला और साइंटिफिक कई सीरीज में, कई ग्रंथों में उन्होंने प्रकाशित करके हमको दिया। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो अंग्रेज विद्वान कर रहे थे और उनके करने से हमें ये पता लगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है वो गौरव करने लायक है। तो विद्वानों ने जो हमारा पूर्वी साहित्य था, जो भारतीय साहित्य था, उन पर उन्होंने अपनी दृष्टि से, अपने मेहनत से हमको निकाल कर दिया कि भाई ये आपका इतिहास है, इसको ये तो आप अपना समझ सकते हैं, और इससे बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ा। आगे चलें तो अगला कारण हम देखते हैं धर्म और धर्म सुधार आंदोलन। हमने बहुत डिटेल में लगभग 3 क्लास में पढ़ा है कि लोगों ने हमारी बुराइयों को देखा, हमारे समाज में विद्यमान कुरीतियों पर लोगों ने और उस पर चिंतन किया। चिंतन करके कुछ लोगों ने पूरब से सीखना चाहा, कुछ लोगों ने पश्चिम से सीखना चाहा, कुछ लोग अपने तरफ गए। और ये जो लगातार एक, हमको जिसको कार्ल मार्क्स कहता है
हमने समाजवाद पढ़ा था, सिंथेसिस और एंटी सिंथेसिस की जो प्रोसेस शुरू हुई, जो मंथन शुरू हुआ, उस से जो अमृत निकला, उस अमृत को हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो एक नए तरीके से सोचने का आधार हमें मिला। इसमें बहुत सारी चीजें हम करेंगे, पढ़ चुके हैं हम। और फिर अगला कारण हम देखते हैं साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। हमने धन निष्कासन के सिद्धांत में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक पृष्ठभूमि। तो आर्थिक शोषण के जितने तरीके अंग्रेजों ने अपनाए, वो शुरू के आते ही, दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही एक व्यापारिक कंपनी। तो वो जो व्यापार करने लोग आए थे, उन्होंने जब शासन पकड़ा तो स्वाभाविक था कि उनका सबके केंद्र में आर्थिक लाभ था। तो चाहे वो भू राजस्व की व्यवस्थाएं, तीनों व्यवस्थाएं जिनकी हमने पहले भी बात की थी, भू राजस्व का पूरा पैटर्न, कृषि और भूमि के संबंधों की मूल प्रकृति उन्होंने इस आधार पर बदल दी कि वो ज्यादा से ज्यादा उनके लिए फायदेमंद हो। तो हर चीज का मकसद हो गया कि शोषण करना, शोषण करना। तो चाहे वो यहाँ के धन खत्म किया, जुलाहों के अंगूठे तक काट लिए जाते थे, आप सब ये बात जानते हैं। यहाँ के कुटीर उद्योग सब नष्ट हो गए। जो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता था वो अब तैयार माल का इंपोर्ट करने लगा। तो ये जो आर्थिक शोषण से पूरे देश में उत्तर से दक्षिण पश्चिम एक भावना हो गई कि हम कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया कही जाने वाले लोग गरीब हो रहे हैं। ये जो गरीबी की एक लगातार प्रक्रिया जो चली शोषण की, उसने भी हमारे देश में, आप जानते ही हैं कि पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल नाम की जो किताब लिखी गई थी, चाहे वो आरसी दत्त हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, इन्होंने सिद्धांत यही दिया कि हमारी गरीबी के कारण विदेशी शासन। तो आर्थिक राष्ट्रवाद हमारे यहाँ सबसे पहले पनपा। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रवाद जो आगे चलकर एक राजनीतिक आंदोलन में बदला, उसका एक बड़ा कारण अंग्रेजों द्वारा, उपनिवेशवादियों द्वारा हमारा जो शोषण, वो शोषण एक बहुत बड़ा कारण था। फिर हम इससे आगे चलें तो अगला कारण है लिटिन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी। वो क्रियावादी नीतियां जो थी वो इस तरह की थी कि लॉर्ड लिटन जब हमारे यहाँ वायसराय बनकर आया 1876 में, 1876 में, तो ये जो वायसराय होते थे, ये एक विचारधारा, आपने पढ़ा है, दो तरह की विचारधारा से यहाँ शासन किया गया। या तो उदारवादी विचारधारा से, इनको खुश रखो भारतीयों को, तो हम ज्यादा समय तक शासन कर पाएंगे। और कुछ का ये था कि नहीं, हम इनको रिप्रेस करके रखेंगे तो हम ज्यादा बेहतर लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। तो जो लॉर्ड लिटन थे, इनका ये था प्रतिक्रियावादी नीति। इनका लक्ष्य था कि भारत में उभरने वाले राष्ट्रवाद को हम अगर दबा देंगे, खत्म कर देंगे, तो हम ज्यादा लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। लॉर्ड लिटन को आप लोग जानते हैं, इसने कई प्रतिक्रियावादी काम लगातार ऐसे किए अपने टेन्योर में, जिससे हिंदुस्तान में दबाव के बजाय, जैसे गेंद आप दबाते हैं तो ज्यादा उछलती है, ऐसे जब इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को दबाया तो राष्ट्रवाद ज्यादा गेंद की तरह सामने आया। तो लॉर्ड लिटन के जो प्रमुख काम हैं, उन सबसे आप वाकिफ हैं, कई बार आप सुन चुके होंगे। वर्नाकुलर प्रेसिंग, एक ऐसा, हमने वहां भी कहा कि समाचार पत्रों ने क्योंकि समाचार पत्र राष्ट्रवाद को बढ़ा रहे थे, इसलिए जागृति ला रहे थे, हमको विदेशी शासन के प्रति जागरूक कर रहे थे, इसलिए उसको दबाना जरूरी था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ही यही था कि सिर्फ वो अखबार जो देशी भाषाओं में छपते हैं, जो अंग्रेजों की आलोचना करते हैं, उनको दबाने के लिए उन पर कई सारी शर्तें लगा दी गई। आप छापोगे, नहीं छापोगे तो चेक कराओगे, आप कोई ऐसी चीज नहीं छाप सकते जो सरकार के खिलाफ है, आप पे पेनल्टी लगेगी, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो तमाम तरह की चीजें लाने के लिए लॉर्ड लिटन एक कानून लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उससे लोगों में नाराजगी बढ़ी ब्रिटिश सरकार के प्रति। इसी तरह से एक आर्म्स एक्ट था, वो आर्म्स आने का भी ये था कि भाई अभी इससे पहले 1897
चुकी थी, वो हथियारों पर आधारित थी। इसलिए उन्होंने कह दिया भाई आर्म्स एक्ट का मतलब ये है कि आप कोई हथियार नहीं रख सकते, को लाइसेंस लेना होगा और न कोई बेचने। आर्म्स एक्ट का, अपने आप को म्यूट कर लें, बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है। किसी का अनम्यूट हो रहा है माइक, कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। तो लॉर्ड लिटन आर्म्स एक्ट लेके आए, फिर उन्होंने यहीं वो नहीं रखे, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था 1877 में, और तब पूरे देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। तो वो एक कहावत उनके लिए कही जाती है कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, वो इन्हीं के लिए, इसी वक्त के लिए कही गई थी। तो इनके जो तमाम तरह की इनकी जो गतिविधियां थी, उनका मकसद ये था कि किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद को रोक दिया जाए। तो ये जो जितने प्रतिक्रियावादी कानून लॉर्ड लिटन लेके आए, अफगानिस्तान के साथ भी इन्होंने एक सेकंड अफगान वॉर लड़ा था, उसमें भी बहुत सारा पैसा ऐसे संकट के दौर में उन्होंने लगाया था। तो ये सब चीजों से बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी बढ़ी। जितने भी जो छोटा तबका था, जो जागरूक वर्ग था, जो बौद्धिक वर्ग था, वो नाराज हुआ। अब भारतीय अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजी में मेहनत कर रहे थे, अंग्रेजी के माध्यम से ही आईसीएस की परीक्षाएं होती थी, वो देके क्लियर कर रहे थे। आप जानते हैं हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत मेहनत करके उसको अधिकारी बनने के लिए वो भी पास कर ली। तो फिर ये लॉर्ड लिटन ने ये किया कि एक वो उसने और कुछ नहीं तो आईसीएस की उम्र को कम कर दिया, 21 से 19 वर्ष कर दिया, ताकि लोग उसको पास ना कर सकें। तो ये जितने प्रतिक्रियावादी कानून लॉर्ड लिटन लेके आया, उससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। फिर अगला जो एक और प्रमुख कारण है, जो आप सब जानते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जो लॉर्ड रिपन लेके आया था, और जिसका मकसद ब्रिटिश संसद ने पास किया था। और इसमें यह था कि जो जैसे पहले ये था कि भारतीय यूरोपियों के संबंधित मामले नहीं सुन सकते, ये न्यायपालिका से रिलेटेड कानून था। और इसमें यह था कि यूरोपियों से अगर कोई केस है उन पर, तो वो यूरोपीय लोग ही सुन सकते हैं। तो एक तरह का रेशियल सुप्रीमेसी थी इसमें। तो रिपन ने इसको हटाकर ये कर दिया था कि नहीं, भारतीय जज भी, न्यायाधीश भी उनके मामले सुन सकते हैं। तो यूरोपियों ने सबने एक होकर इस कानून का इतना संगठित विरोध किया कि लॉर्ड रिपन जो उनका आदमी है, उसको इस कानून को रद्द करना पड़ा था। और इससे भारतीयों को पहली बार दो चीजों का सबक इस इल्बर्ट बिल से मिला। एक तो ये कि अंग्रेज सर्वोच्च हैं और ये हम पर थोप रहे हैं अपनी सर्वोच्चता, और हमें अपने बराबर नहीं मानते हैं। ये सैद्धांतिक रूप से इस उदाहरण से और स्पष्ट हो गया, जो वो अभी तक कहते आ रहे थे। और दूसरा ये हो गया कि उनको ये भी सीखने को मिला कि हम सब संगठित होकर लड़ेंगे, जैसे यूरोपीय लड़े हैं इल्बर्ट बिल के लिए, तो हम अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं, और हम राष्ट्रीय एकता के आधार पर हम भी अपने अधिकार पा सकते हैं एक होकर। तो इल्बर्ट विवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब फिर टाइम का संकेत आने लगा है, तो हम थोड़ा फिर और स्पीड बढ़ाते हैं। एक जो अगला कारण है वो है कि ये जो विदेशों में इस समय घटनाएं हो रही थी, तो विदेशी समकालीन जितनी भी चीजें चल रही थी, अंग्रेजी पढ़ने की वजह से, विदेश पढ़ने जाने की वजह से, ये जो हमारा छोटा तबका था, बुद्धिजीवी वर्ग, ये लगातार संपर्क में था। तो इसको उसकी जानकारी मिल रही थी। तो जो वहां जो कुछ भी हो रहा था यूरोप में, उसकी जानकारी से ये लोग अपनी तुलनाएं कर रहे थे कि हम किस स्थिति में हैं और वहां क्या हो रहा है। जैसे ये दौर ऐसा दौर है जब आप देखते हैं कि जर्मनी और इटली का एकीकरण आंदोलन आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं भी बहुत पढ़ाती हूँ, फर्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा ही डिटेल करती हूँ। तो आपको अगर उसका याद हो, तो किस तरह से जर्मनी और इटली का एकीकरण आंदोलन सारी दुनिया के लिए एक मिसाल था।
इसी तरह से ब्रिटेन के ही अधीन होने के बावजूद आयरलैंड का स्वतंत्रता आंदोलन जो लगातार चल रहा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झालावाड़ जैसी छोटी जगह में आप पुराने लोगों की लाइब्रेरीज अगर देखें तो ये जो इटली के थे मेजिनी और गेरिबाल्डी, जो जिनके काम करने की शैली, इन्होंने जिस तरह से अपने देश में राष्ट्रीयता की लहर फैलाई थी, एक किया था लोगों को, उससे हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रेरित थे। हिंदी में मुझे यहाँ कई लोगों के यहाँ बुक मिली है, छोटी छोटी बुकलेट। गेरिबाल्डी की जीवनी है, मेजिनी की जीवनी है, केवूर का आपने पूरा पढ़ा है, तो आपके दिमाग में भी एक चित्र आ रहा होगा कि किस तरह से इन लोगों के काम से इंस्पायर होके हिंदुस्तान के लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम भी इस तरह से अपनी एकता हासिल कर सकते हैं। फिर लास्ट में, अब क्योंकि टाइम की घंटी हमारे सिर पर बज रही है, तो अंतिम कारण की तरफ हम चलें, तो वो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा, 1857 की क्रांति। हालांकि वो विफल हो गई थी, लेकिन वो क्रांति हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था और हमारे सामने एक मिसाल थी कि हम एक बार विफल हो गए, लेकिन आगे अगर, और उसकी विफलता का कारण हमारा संगठित न होना है। आपने देखा जगह जगह अलग अलग तरीके से ये आंदोलन हुआ था और विफल रहा था। तो अब भारतीयों ने ये सीख ली थी कि हम सब संगठित होकर लड़ेंगे, हम सब एक होंगे तो हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। आजादी का सवाल अभी भी बहुत दूर था। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लें, नहीं तो फिर मैं आपको सवाल लिखवाऊंगी। अच्छा, एक मेरा ये कहना है कि आप लोग ज्यादातर एक बच्चा आंसर देता है, फिर दूसरे लोग उसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर पढ़कर छोड़ देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब लोग अपने अपने तरीके से क्वेश्चन सोल्व करें और उसको डालें, तो आपका टेम्पो भी बना रहेगा और दूसरे लोगों को भी उससे फायदा होगा। तो कोई सवाल हो आपका तो बोलो। ठीक है सब? चलो, तो सवाल लिखोगे। सवाल मैं छोटे इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि, क्योंकि आप बड़े लोग बड़े सवालों के उत्तर डाल नहीं पाओगे यूट्यूब पर। बहुत महत्वपूर्ण है ये राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से सारे टॉपिक, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक ले रही हूँ जिनसे आपके दोहरे पर्पस सोल्व हो जाए। मैंने पिछली बार जो आपको मैम आपका म्यूट हो गया। मेरा तो मैं कर लूं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो तुम लोगों का वो आवाज आ रही थी ना, उस चक्कर में। अब आ रही आवाज? अब आप सवाल लिख लो। ये सवाल इसलिए है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे साथ के साथ। धर्म सुधार समाज सुधार आंदोलन पर भी आपको एक चार्ट बनाना है और उसको जितने लोग इंटरेस्टेड हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उस चार्ट को बनाकर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालें। चार्ट ये बनाना है कौन सी संस्था, कौन समाज सुधारक, किस सन में और किस पे फोकस किया। दोबारा फिर बता रही हूँ और टाइम कम है। सबसे पहले एक चार्ट बनाना है, 4-5 खाने उसमें बना लें। समाज सुधारक का नाम, उसकी संस्था का नाम, उसका सन, उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार। ये खांचा बना के एक पूरा चार्ट आपको बना के अपने बाथरूम में टॉयलेट में लगाना है, ठीक है? अब मैं आपको सवाल लिखा रही हूं। नील दर्पण का लेखक, नील दर्पण के लेखक का नाम बताइए। स्वदेशी मित्र और द हिंदू समाचार पत्रों के संस्थापकों के नाम बताइए। वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक का नाम बताइए। वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक का नाम बताइए। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए थे या स्थापित किए थे या संचालित किए थे? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का लेखक कौन है?
भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का लेखक। नेक्स्ट है, भारतीय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट एक सीरीज है, उसके लेखक कौन है? रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, किस भारतीय गवर्नर जनरल के लिए कहा जाता है? भारत में पहली रेल कब और कहां से कहां तक चली थी? ये बहुत सामान्य सवाल है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज की संतति है, ये किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज की संतति है। महालवाड़ी व्यवस्था कब और कहां लागू की गई थी सबसे पहले? इल्बर्ट बिल से भारतीयों को क्या शिक्षा मिली? अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर जनरल के काल में लागू की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा का मकसद तन से भारतीय और मन से अंग्रेज बनाना है, किसने कहा था? अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी रचना है? कपाल कुंडली के लेखक कौन है? और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए छोटे में बनाने के हिसाब से एक सवाल और लिख लो। भारत के पहले सिविल सर्वेंट आईसीएस बनने वाले, बहुत कॉमन सवाल।